हाँ भाई, कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए थे। उन 50 क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये मैं आपको बताया था कि मैंने इस बार जो टेस्ट हो रहे हैं इन सभी टेस्टों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने की कोशिश की है, जिससे क्या है कि आपका जो सिलेबस है सब जगह से क्वेश्चन देने की कोशिश की है, जिससे क्या है कि आप सारे टॉपिक्स को यहाँ पे रिवाइज कर सके एक बार, है ना। और उसको पेपर को जो आपका पेपर होता है तो उसमें तो आपको आता ही आता है, उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी था, तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। कल जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए मैं कल वाली क्लास को आज यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वो जरूर से उस क्लास को पढ़ लें। जो कल बच्चे नहीं आए थे जो, ठीक है ना, तो उसको जरूर से पढ़ लें, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो पिछले वाले क्वेश्चंस है वो आपके कवर हो जाएंगे। स्पेशली नए बच्चे जिन्होंने अभी तक जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो बहुत कम पढ़ा है, उसमें आपको लगभग सारा नर्सिंग एप्टीट्यूड कवर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 है, 51 क्वेश्चन का मतलब है एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर मतलब बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होना, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होना क्या कहलाएगा, हमारी बॉडी से वाटर का लॉस होना क्या कहलाएगा। एडिमा क्या होता है, एडिमा पहला वर्ड है क्या, कौन सा, एडिमा। एडिमा, इस एडिमा का मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि एडिमा होता क्या है। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है एडिमा, कोई बच्चा बताएगा एडिमा क्या होता है। एडिमा होता है बेटा जो आपकी बॉडी है उस बॉडी में जो सेल होती है, जैसे मैंने बताया था कि हमारी बॉडी का निर्माण किससे हुआ है बेटा, पीछे से दोबारा से आवाज नहीं आनी चाहिए गुनगुन की, ठीक है। तो आपको सेल जो होती है, सेल मिल मिल के क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। छोटी छोटी सेल मिलकर के क्या निर्माण करती है, टिश्यू का। और ये टिश्यू मिल मिल के किसका निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरा ये एक ऑर्गन हैंड है, इस हैंड में कौन कौन से टिश्यू होंगे, तो बोन भी है, तो बोन कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मसल्स भी है, तो मसल्स कौन सा टिश्यू है, टिश्यू। इसके अंदर नर्व भी है ना, तो नर्व कौन सा टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ऊपर की जो लेयर है वो एपिथेलियल लेयर है, तो एपिथेलियल टिश्यू। तो अलग अलग टिश्यू से बने होते, सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया। अब एक ऑर्गन से एक ऑर्गन करके क्या बना देंगे, एक सिस्टम बना देंगे। जैसे मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं बेटा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन होते हैं, जैसे एक तो नोज हो गया, फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, और उसके अलावा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वोलाई, लंग्स, ये सारे ऑर्गन ही तो है। ये सारे मिलमल के हमारे क्या बना दिए, सिस्टम बना दिए। और सारे सिस्टम मिलकर के, जैसे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल गया, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मिल गया, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल गया, एक यूरिनरी सिस्टम मिल गया, ये सारे सिस्टम मिलकर के आपको क्या निर्माण कर दिए, पूरी बॉडी का निर्माण कर दिए। किसका निर्माण कर दिए, बॉडी का निर्माण कर दिया। तो हमारी बॉडी का निर्माण इस तरह होता है, छोटी छोटी सेलों से मिलकर के, ठीक है। अब मेरा कहना यह है कि जो मेरा ये हाथ है, इस हाथ में से छोटी छोटी सेल मैं यहां बना रहा हूं, देखो ये हाथ में से छोटी छोटी सेल बन रही है, ये छोटी छोटी सेल बनी। अब मेरा कहना यह है कि इन सेल के बीच में स्पेस होता है, जो जिसकी हमने कल बात की थी। होता है क्या, होता है स्पेस। उस स्पेस में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। दो सेल के बीच में क्या भरा हुआ है, स्पेस। ये जो आपका ये दो सेल के बीच में जो स्पेस है, इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया था बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम दिया था बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी, तो ये सेल दूर दूर हो जाएंगी क्या। जैसे यहां पे मैं ज्यादा पानी भर दूं तो ये सेल और दूर हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो आपकी सेल दूर दूर हो जाएगी, तो आपके यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी क्या, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग होना। लेकिन स्वेलिंग वो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड भर जाना, मतलब सेल के बीच बीच में ज्यादा पानी भर जाना,
इस वजह से वो स्वेलिंग देखने को मिलती है। उस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस स्वेलिंग को? एडिमा। जैसे मैं कहूं कि एक क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है बेटा? क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब आपको तो क्रॉनिक रीनल फेलियर भी बहुत बड़ा है। तो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? बहुत लंबे समय से। रीनल मतलब किडनी, और फेलियर मतलब फेल। तो जो लंबे समय से किसी पर्सन की किडनी फेल है तो क्या उसका यूरिन आउटपुट, पेशाब, जो आप उसका पेशेंट का पेशाब सही ढंग से होगा? क्या नहीं होगा। जब उस पेशेंट का पेशाब सही ढंग से नहीं होगा, यूरिन आउटपुट नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में जो पानी पीते वो कहां जाएगा? इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भरेगा, और इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब आएगा तो ज्यादा भर हो जाएगा। तो आप देखना कभी भी कि जो किडनी वाले मरीज होते हैं उनके हाथ, पैर, मुंह इस तरह थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग स्वेलिंग जैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके हाथ पैर पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। क्या हो जाता है उनके हाथ पैर पे? एडिमा हो जाता है। क्यों हो जाता है एडिमा? क्योंकि उनका जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बाहर निकालने के लिए कौन निकालता है फ्लूइड को बाहर? आपकी किडनी निकालती है। किडनी बेचारे की काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही तो क्या क्या होगा? एडिमा हो जाएगा उसको। क्लियर होगा एडिमा वर्ड का मीनिंग? एडिमा वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिहाइड्रेशन। कौन सा वर्ड है बेटा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जो आपके डी मतलब कम, ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब फ्लूइड की मात्रा। तो फ्लूइड की मात्रा कम हो जाना, फ्लूइड की मात्रा कम हो जाना आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है हीमरेज। हीमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। आपके शरीर से कहीं से भी अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हीमरेज। जैसे मैं कहूं कि हमारे नाक से ब्लीडिंग होती है कभी कभी, ठीक है, तो नेजल हीमरेज जो होता है, जो हीमरेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेजल हीमरेज को बेटा। अगर नाक से ब्लीडिंग होगी, नाक से ब्लीडिंग होगी, पीछे लिख लेना जरूर से, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग होगी तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिस्टेक्सिस। मीनिंग क्या होता है एपिस्टेक्सिस का? एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून बहना, आपके नाक में हेमरेज हो जाना, ठीक है। तो एपिस्टेक्सिस जो होता है वो हेमरेज है, ब्लीडिंग हो रही है। तो जहां से भी ब्लीडिंग होती हो तो उसको, जैसे मेरा हाथ कट गया, अब ये हाथ कट गया, यहां से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? हेमरेज हो रहा है। क्या हो रहा है? हेमरेज हो रहा है। तो हेमरेज हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया? खून बह रहा है। तो ब्रेन जो हेमरेज होता है, आपने सुना होगा एक ब्रेन हेमरेज नाम। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? आपके ब्रेन के अंदर की जो आर्टरियां हैं वो फट जाती है, और फटने के बाद उनसे खून बाहर निकलता रहता है, और उनसे खून बाहर निकलता रहता है तो बाहर नहीं निकलेगा, रहेगा इसी के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर ही रहेगा, लेकिन आपकी ब्लड वेसल्स में नहीं रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकल जाएगा तो हमने क्या बोल दिया? ब्रेन हेमरेज हो गया। अब वो बाहर निकल करके आपके और ज्यादा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में निकला तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्रेस कर दिया तो आपके पूरे हार्मोन चेंज हो जाएंगे। भाई पिट्यूटरी हार्मोन का काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? सारे हार्मोन को मेंटेन करना। आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सारे हार्मोन को स्टिमुलेट करना। आपको कहूं तो कौन है आपके हेडमास्टर? कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हेडमास्टर है, ठीक है। हाँ, मास्टर ऑफ द ग्लैंड। मास्टर कौन है आपके? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो मास्टर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन वो चेंज हो जाएंगे कि नहीं होंगे? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वहां पे क्या हो गया? हेमरेज हो गया, वो आप कंप्रेस कर रहा है वहां तक को। मैंने कहा मेडुला ऑब्लांगेटा आपका क्या काम करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा के पास क्या हो जाए? हेमरेज हो जाए। मेडुला ऑब्लांगेटा कंप्रेस हो जाए तो हो सकता है वो अपना वर्क बढ़ा दे, हो सकता है घटा दे। तो बढ़ा देगा घटा देगा तो किस पे फर्क पड़ेगा? हमारे रेस्पिरेटरी रेट पे, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है, जैसे मोस्टली क्या होता है कि वहां के जो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, और न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो जितने भी आपके सेंसेशन आपके ब्रेन के अंदर जाते हैं, जैसे इधर की साइड राइट साइड हेमरेज हुआ, तो राइट साइड हेमरेज होने पे आपके लेफ्ट साइड के जो ऑर्गन वो काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड के जो ऑर्गन का जितने भी सेंसेशन जाते हैं वो कहां जाते हैं? ब्रेन में राइट साइड में जाते हैं। आपकी बॉडी के राइट साइड के जितने भी सेंसेशन है वो ब्रेन में कहा जाएंगे? सॉरी, लेफ्ट साइड के जितने भी सेंसेशन है वो ब्रेन में कहा जाएंगे? राइट साइड में। अगर मैंने कहा मेरे राइट साइड में क्या हुआ? ब्लीड हुआ है, तो मेरे लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो जाएगा,
और लेफ्ट साइड में ब्लीड हुआ तो कहाँ का पैरालिसिस हो जाएगा, राइट साइड का पैरालिसिस हो जाएगा। क्यों पैरालिसिस हो गया, क्योंकि वहां के न्यूरॉन है वो क्या हो गए, डैमेज हो गए, और न्यूरॉन डैमेज हो गए तो बेटा क्या होगा वहां पे, आपके जो सेंसेशन है, जो मोटर न्यूरॉन है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका हेमरेज ब्लड होता है। हेमरेज ब्लड का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट है हमारा साइनोसिस। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है क्या, क्या होता है बेटा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या होता है बेटा, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब आपकी स्किन है वो कैसी हो जाएगी, नीली पड़ जाएगी। जैसे मैं कहूं कि आपके हाथ को यहां से मैं बांध दूं ऐसे कस के उंगली को, तो थोड़ी देर बाद उंगली देखना पड़ जाएगी, नीली पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं गई आपके हाथ को, क्या नहीं हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई। जैसे मैंने इस उंगली को अगर थोड़ी देर तक ऐसे पकड़े रखूं टाइट से, तो मेरी उंगली कैसी पड़ जाएगी, थोड़ी देर बाद नीली पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो आपके हाथ में ऑक्सीजन उंगली में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, इसका कारण क्या रहा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण कि यहाँ पर किसी भी कारणवश ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा तो मैंने बोला कि मेरे हाथ में क्या हो गया, आप देखो मेरी उंगली देखो कैसी हो गई, नीली पड़ गई। अब इस उंगली में क्या हो रहा है, आप टर्म बोलेंगे, आप टर्म आप एक तो कह देंगे नीली पड़ गई, आप मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे इसको, कि साइनोसिस हो गया। क्या हो गया बेटा, ये उंगली में क्या हो गया, साइनोसिस हो गया। क्यों हो गया साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइनोसिस का मतलब क्या है, ये साइनोसिस क्यों होता है, तो क्यों होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, साइनोसिस होता है। क्लियर, साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, आपकी स्किन का कैसा कलर हो जाना, नीला पड़ जाना, क्या कहलाएगा, साइनोसिस। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा ज्यादा, तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की मात्रा कम हो जाएगी ना, तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर की मात्रा कम हो जाएगी। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एडिमा का मतलब तो स्वेटिंग हो जा रही है, इसका मतलब पानी का कम हो जाना है, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन। राइट आंसर क्या जाएगा, डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेन आर कॉमनली सीन इन, कि आपके शरीर के अंदर जो पेनफुल जॉइंट है, जो जॉइंट है उनमें अगर पेन होता है, कौन सी बीमारी है ऐसी जिसमें जॉइंट में पेन होता है, तो ऐसी बीमारी कौन सी है जिसमें जॉइंट में पेन होता है, तो आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। क्या होता है आर्थराइटिस का मतलब, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। अब मैंने कहा इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, तो आप मुझे इन्फ्लामेशन के 3 साइन बताइए जो मैंने हमेशा बताए हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, मैंने इन्फ्लामेशन के 3 साइन क्या बताए हमेशा आपको, पेन, एक तो पेन है, दूसरे क्या बताया, रेडनेस, और एक क्या बताया, हो सकता है। आप देखना कभी आपके गांव में जो बूढ़े बड़े लोग हैं, वो बेचारे जब उठते हैं तो ऐसे ही रह जाते हैं, बिल्कुल उठ नहीं पाते, और चलते हैं तो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलते हैं, धीरे धीरे सेटल होते हैं। ठीक है, उनके पैर देखना, उनके जॉइंट देखना, उनके जॉइंट में स्वेलिंग मिलती है आपको। ठीक है, उनके जॉइंट में स्वेलिंग क्यों हो गई, क्योंकि उनके जॉइंट में क्या हुआ है, आर्थराइटिस हुआ है। क्या हुआ है बेटा, आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक आपका क्लिनिकल आर्थराइटिस होता है, जो कि आपके बीमारी कौन सी होती है, मतलब यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंटों में भरा होता है, वो फ्लूइड की कमी हो जाती है इस वजह से। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, उसमें फ्लूइड की कमी नहीं होती, डिजीज है। कैसी डिजीज है वो, ऑटोइम्यून, वो खुद की सेल को खुद ही हमारा शरीर खाता रहता है, उस टाइप से कहें तो। ठीक है, तो पेनफुल जॉइंट आर्थराइटिस, हम उनको राइट आंसर तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, अस्थमा का। अस्थमा का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सांस जब लेते हैं तो सांस लेते समय दिक्कत हो जाना, मतलब कहे कि किसी को एलर्जी की वजह से आपसे पूछ लिया जाए कि अस्थमा कैसी बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है कि नहीं है, तो एलर्जी की वजह से सांस लेने में सांस फूलती है, उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। हिपेटाइटिस का मतलब आप सभी जानते ही है, क्या होता है हिपेटाइटिस,
लीवर का इन्फ्लामेशन, जहां भी आइटिस मिल गया वहां इन्फ्लामेशन, यहां भी आइटिस मिल गया वहां पे इन्फ्लामेशन। आइटिस वर्ड का मतलब मैंने बताया था क्या, इन्फ्लामेशन। हीपेटाइटिस मतलब हीपेट मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन। और ट्यूबरकुलोसिस हमारी टीबी बीमारी है जो आपने कई बार हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, जो कि किससे होती है, बैक्टीरिया से। किससे, बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हमारे कई सारे बच्चों ने वायरस से कर दिया था इसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को वायरस बताए थे पिछले टेस्ट में कुछ बच्चे, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक वायरस है, ऐसा बता रहे थे कुछ बच्चे, मैंने देखा था उनकी ओएमआर शीट, ठीक है। तो बेटा ध्यान दे लेना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, बैक्टीरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट मसल कौन सी है, कौन सी है बेटा आपकी लार्जेस्ट मसल, सार्टोरियस। कौन सी, तो कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। दूसरा बाइसेप्स कहाँ होती है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स यहाँ पे जो होती है, ठीक है। डेल्टॉइड मसल कहाँ होती है आपकी, ये डेल्टॉइड होती है। सार्टोरियस क्या होता है, खाना भी हाँ बेटा, आपके जो क्वेश्चन है वो आपका दो तरीके से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लार्जेस्ट मसल, इधर देख लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। लार्जेस्ट मसल पूछ रहा है या फिर पूछे आपसे लॉन्गेस्ट मसल, दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है। लार्जेस्ट मसल कौन सी होगी आपकी, ग्लूटियस मैक्सिमस। लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे ज्यादा अगर कहें ग्लूटियस मैक्सिमस से बात करें, आपकी लॉन्गेस्ट कौन सी है, कौन सी बेटा, हाँ भाई अनुराग बताएगा भी, अनुराग खड़े हो, अनुराग बताओ क्या सबसे लंबी मसल कौन सी है, क्या नाम है, नहीं मैं तो बोल तो रहा हूं, आओ यहां आगे आगे बता दो, यहां आगे दिख जाएगा। निकल लो पहले, लेके आप पकड़े हो, यहां पे ले आ, ऑफिस में रख के दे के किसी खा लेंगे। तो लार्जेस्ट मसल कौन सी है बेटा, ग्लूटियस मैक्सिमस। और लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है आपकी, सार्टोरियस। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, सार्टोरियस। तो ये ध्यान दीजिएगा, सार्टोरियस मसल है वो सबसे लॉन्गेस्ट मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मसल आर इनवॉलेंट्री मसल। आपके मसल जो होती है वो तीन टाइप की होती है, सॉरी दो टाइप की। कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक तो अलग अलग टाइप से डिवाइड करते तो अलग अलग होती है, एक तो वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। दोनों में फर्क क्या है, वॉलेंट्री का मतलब होता है जैसे मैंने कहा इस हाथ से कि ऐसे मुड़, जो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, ये क्या हो गई मेरी वॉलेंट्री मसल। क्या मैं ये कह सकता हूं हट 2 मिनट रुक जा, रोक सकते हैं, नहीं,
ठीक है, वो कौन सी मसल है? इनवॉलेंट्री। आपके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, रोक सकते हो? नहीं। कहाँ, कौन सी वहां पे? इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री मसल का मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री कौन सी है? जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनवॉलेंट्री मसल का उदाहरण कौन सा है? स्केलेटल मसल है, ये सारी क्या होती है आपकी? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री होती है? वॉलेंट्री होती है। कार्डियक मसल कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल कैसी? इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल कैसी है? जो आपके जैसे आपके कहे स्टमक के आसपास वाली जो है आपके इंटरनल ऑर्गन में जो रहती है मोस्टली, वो सब कैसी होती है? स्मूथ मसल होती है वहां पे। ठीक है, और बोथ बी एंड सी, कार्डियक स्मूथ। कौन सा बोला है? इनवॉलेंट्री बोला है कि वॉलेंट्री बोला है? इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री बोलता तो क्या राइट आंसर हो जाता हमारा? स्केलेटल। ठीक है, लेकिन इनवॉलेंट्री बोला तो ये कार्डियक और स्मूथ दोनों को दोनों कैसी है? इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स? मसल्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है हमारा? सार्कोमियर। क्या बेटा? सार्कोमियर। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की क्या है आपकी फंक्शनल यूनिट है? ऑस्टियोन किसकी है? बोन की। और सार्कोमियर किसकी है? मसल्स की। विच प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन, मायोसिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों प्रोटीन है, दोनों क्या है? प्रोटीन के नाम है क्या है? एक्टिन और मायोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है, कार्डियक मसल आर फाउंड इन विच ऑर्गन? कार्डियक मसल कहां पाई जाती है बेटा? तो आपके लीवर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तो कहां? हार्ट में। ठीक है, कहां? हार्ट में। कई सारे बच्चों ने लीवर आंसर दिया है, बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ मैंने देखा है, तभी मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर बात करें तो विच मसल हेल्प इन रेस्पिरेशन? कि रेस्पिरेशन के लिए कौन सी मसल है जो आपके हेल्प करती है रेस्पिरेशन में? तो मेन मसल है आपके, जो रेस्पिरेटरी की मेन मसल है जिसकी वजह से आप रेस्पिरेशन करते हैं, वो होता है आपका डायफ्राम, जो कि नीचे होता है। ठीक है, वो डायफ्राम ही नीचे होता है, फिर बार बार ऊपर होता है। इस तरह से आपका रेस्पिरेशन चलता रहता है। ठीक है, ये जो डायफ्राम है उसका शेप कैसा होता है? डोम शेप का। कैसा होता है बेटा? डोम शेप का। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? इस तरह लंग्स होते हैं। ठीक है, इस तरह होते हैं, इसके ऊपर लंग्स लगे हुए। अब ये डायफ्राम नीचे होगा तो लंग्स को स्पेस मिल जाएगा। जैसे डायफ्राम ऐसे हो गया तो स्पेस मिल गया इसको फैलने के लिए, फिर ये ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? फिर ये दब जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका डायफ्राम है। डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप। ट्रेपीजियस मसल्स है, मसल्स के नाम है ये सारे। आपके बाइसेप्स कहां पाई जाती है? और ग्लूटियस? अभी ये कह रहे थे, सुनो मेरी बात, अब ये कह रहे थे मैं सर, अब करिए ग्लूटियस, करिए। ठीक है, ट्रेपीजियस मसल बेटा देखना पड़ेगा मेरे को, काफी टाइम हो गया। टेंडन देख दे रहे। ट्रेपीजियस मसल जहां तक है सबसे छोटी मसल है ये। नहीं, लार्ज साइज की ट्रेपीजियस मसल होती है, जो कि आपकी कहां होती है? दोनों शोल्डर के बीच में। दोनों शोल्डर के बीच में जो होती है वो कौन सी होती है? ट्रेपीजियस मसल। टेंडन कनेक्ट, टेंडन किसको जोड़ता है बेटा? बोन टू बोन, बोन टू लिगामेंट, बोन टू मसल। बोन टू मसल क्या जोड़ता है? बोन टू बोन क्या जोड़ता है? लिगामेंट। मसल टू मसल, टेंडन मसल टू मसल जोड़ता है। मसल टू बोन क्या जोड़ता है? टेंडन। द बोन प्रेजेंट इन द अपर आर्म इज कॉल्ड? अपर आर्म में कौन सी बोन होती है? रेडियस अल्ना कहां होती है? रेडियस अल्ना नीचे यहां पे है ना, अपर आर्म में ही है। तो कौन सी? ह्यूमेरस। क्या जाएगा? ह्यूमेरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द नी कैप बोन इज कॉल्ड?
ठीक है। घुटने की टोपी को क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं बेटा? पटेला। वर्टिब्रा में कितनी बोन होती है? वर्टिब्रा में बोन कितनी होती है टोटल? है 33। और अगर एडल्ट में बात करेंगे तो आपकी वर्टिब्रा जो होती है, जैसे कहे कि एक्सिस, एटलस, यहां से सर्वाइकल शुरू होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, है ना, ये कॉकेक्स तक जाती है नीचे तक, ठीक है। वो ये बोन कितनी होती है टोटल वर्टिब्रा जो होती है? 33। कितनी होती है? 33 ये होती है न्यू बॉर्न में। और एडल्ट में ये जो हो जाती है शायद 27 के आसपास हो जाती है। C7 सर्वाइकल 7 होती है, T12, ठीक है। थोरेसिक कितनी होती है? 12। और लंबर कितनी होती है? 5। लंबर 5। उसके अलावा सैक्रम 5 और कॉकेक्स 5। एक कितनी हुई टोटल? 7, 5, 12 दोनों 24 और 5 30 और 1 31, ठीक है। तो टोटल कहेंगे ये 3 के साथ को लग रहा है। सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल 4, कितनी हो गई टोटल मिला के? 12 दोनों 24, 24 और 9 33। ये टोटल जो बोन है ये आपके न्यू बॉर्न की बोन है। किसकी है? न्यू बॉर्न की। ये जब न्यू बॉर्न जब एडल्ट हो जाता है तो ये सारी फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने पर जैसे कॉकेक्स 1 बन जाती है, ठीक है। इस तरह ये फ्यूज हो के ये टोटल कितनी बन जाती है? 26। कितनी बन जाती है फिर? 26 बन जाती है। अब पूछा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। इसमें कहीं भी आपको चाइल्ड दिया है क्या? न्यूबॉर्न दिया है क्या? तो हमको तो एडल्ट का बताना है। आप कभी भी ध्यान देना कि अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्मल बीपी कितना होता है तो आप कितना बताते हो? 120/80। क्यों बताते हो 120/80? क्योंकि एडल्ट का होता है। जबकि क्या न्यूबॉर्न में भी इतना ही होगा? नहीं। तो आप एडल्ट का ही बताते हो ना। तो जब भी आपको बिना कुछ दिए अगर कोई एडल्ट, महिला, पुरुष ऐसा कुछ ना दे, चाइल्ड, ओल्ड कुछ ना दे, तो आपको हमेशा एडल्ट पुरुष का बताना होता है, ठीक है। एडल्ट मेल का बताना होता है कि कितना, कोई भी चीज है कि एडल्ट मेल में आपको कितना क्या होता है। तो अभी इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं है कि न्यूबॉर्न का पूछा है, किसका पूछा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा इसका? 26। कितना जाएगा? 26। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ क्या हमें 26 आंसर क्यों दिया है? क्योंकि आंसर मैंने अभी 33 भी गिनाई है आपको। 33 में सर्विक्स कितनी होती है? ये सर्वाइकल कितनी होती है बेटा? 7। थोरेसिक कितनी होती है? 12। लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉकेक्स 4। ये टोटल मिला के 33 होती है। लेकिन किसमें होती है? सारे न्यूबॉर्न में। ये जब फ्यूज होकर के एडल्ट में कितनी बन जाती है? 26 बन जाती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? 26। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें न्यूबॉर्न नहीं दिया है। अगर न्यूबॉर्न दे दिया होता तो राइट आंसर हमारा 33 जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओस्टियोपोरोसिस इज डिजीज रिलेटेड टू। ओस्टियोपोरोसिस किससे रिलेटेड होता है? मसल से, बोन से, स्किन से, नर्व से। तो किससे होता है? ओस्टियोपोरोसिस बोन से। पोरोसिस में क्या होता है? आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपके मिनरल है, वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पोरोसिस में पोर बन जाते हैं, मैंने बताया था। और पोर बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है? जो आपके पोर कब बनेंगे? जब मिनरल नहीं होंगे। तो मिनरल की कमी होने से क्या हो जाता है? उसमें ओस्टियोपोरोसिस।
ठीक है, इसमें भी 33 दिया होगा, सब जगह 33 दिया होगा, लेकिन राइट आंसर 26। मैं सी नेट में आपको एडल्ट नहीं, एडल्ट अगर बोले कुछ नहीं बोलेगा, जैसे चाइल्ड वगैरह कुछ ना बोले, तो आपको 26 करना है। क्लियर? क्यों करना है? क्योंकि उसमें एडल्ट का पूछता है, और एडल्ट का हमारा फ्यूज जैसे मैं कहूँ कि यहाँ फ्रंटल बोन भी दो ले जाए, तो वो बाद में फ्यूज हो जाती है, सब एक ही फ्रंटल बोन काउंट होगी। फिर समझ में आ रहा है? आप कहते हो कि न्यूबॉर्न में 300 हड्डियां होती हैं, और एडल्ट में कितनी होती है? 206। क्यों ज्यादा होती है? वो सारी फ्यूज होके इसी तरह घटती है, इसी तरह घट के फिर कितनी बन जाती है? टोटल 206 हो जाती है एडल्ट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओस्टियोपोरोसिस हो गया। विच टाइप ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट इन द एल्बो? एल्बो के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। कौन सा? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एक किवाड़ की तरह होता है। हिंज जॉइंट क्या होता है? किवाड़ की तरह। कौन से किवाड़? जो हमारे गांव में पहले होते थे वो। ऐसे नहीं कि ऐसे बाहर भी खोल दो और भीतर अंदर भी खोल दो, नहीं। आपने देखा होगा गांव में जो पहले वाले किवाड़ जो होते थे सिर्फ एक ही तरफ खुलते थे, ऐसे ऐसे खुल गया फिर बंद हो गया। गांव में जो दरवाजे होते हैं, गांव में आपने कभी घर का दरवाजा देखा है? गांव में वो सारे इसी, अभी सुनिए मेरी बात, अभी ये जो दरवाजा है ये कौन सा है? हिंज। हिंज बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं कहूं कि अभी अब कई सारे दरवाजे तो ऐसे भी आते हैं, इधर भी आ जाएगा, यहां भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके हिंज जॉइंट वाले जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? बस इतना ही मूव करते हैं 90 तक, एक ही तरफ मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? विच सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल फॉर्मेशन? वॉल फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल जिम्मेदार है? ओस्टियोब्लास्ट। और क्लास्ट किसके लिए होता है? कैसे पता चला? बी से ब्लास्ट, बी ए बी सी, बी पहले आता है, मैंने बताया था, बी पहले बनेगा तब टूटेगा, सी पहले बनेगा तब सी टूटेगा। मतलब बी ए बी सी डी में हम पहले देखते हैं बी आता है सी आता है? पहले बी आता है। बी आता है तो पहले क्या होगा? बनेगी, फिर सी बाद में क्या आता है? सी आता है, तो सी आता है तो फिर बाद में टूटेगी, बनेगी तभी तो टूटेगी, तो ओस्टियोब्लास्ट से बनेगी, सी से ब्लास्ट से टूटेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड को हमारा कौन सा पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। उस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसमें क्या होता है? सारी नर्व के गुच्छे होते हैं। और आपने देखा होगा किसी के भी पैर अगर रह जाते, पैर में अगर झुंझुनाहट वगैरह कुछ ऐसा होता है तो सीधा क्या करवाते हैं? स्पाइन की वो MRI वगैरह करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई कहता है आपकी डिस्क खिसक गई, इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्पाइन दब रहा है। वो दब, जैसे मैं कहा कि ये देखो आपके पास ये स्पाइन है, ये स्पाइन है, ठीक है। अब इसमें अंदर होकर क्या जा रहा है बेटा? इसमें अंदर से क्या जा रहा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टिब्रा है सारी, ये सारी वर्टिब्रा है। अब मैं कहूं कि ये वर्टिब्रा मेरी थोड़ी सी खिसक के इधर आ गई, तो इस स्पाइन को दबाएगी कि नहीं दबाएगी? दबाएगी। तो इस स्पाइन में क्या है? नर्व है सारी, और नर्व है सारी, तो वो हमारी नर्व कहाँ जा रही है? सारे लोअर को सप्लाई कर रहे हैं, अपर को सप्लाई कर रहे हैं। मान लिया किसी पर्सन को यहां से स्पाइन में दिक्कत आ जाए, यहां से स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब वर्टिब्रा यहां से दिक्कत आ जाए, तो यहां वर्टिब्रा थोड़ी सी खिसक जाती है, तो आपके यहां से नीचे वाला हिस्सा है, इन जहां जहां भी नर्व की सप्लाई होती है वहां वहां दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर वर्टिब्रा थोड़ी सी खिसक गई, ठीक है, जैसे यहाँ कौन सी आपकी? थोरैसिक लंबर, ठीक है। यहाँ थोरैसिक के नीचे क्या है? थोड़ी लंबर है। तो लंबर जो वर्टिब्रा है, ये मोस्टली जो दिक्कत होती है लंबर वर्टिब्रा में होती है। मोस्टली दिक्कत कहाँ होती है? लंबर वर्टिब्रा में। तो लंबर वर्टिब्रा में क्या होता है? जो वर्टिब्रा वो थोड़ी सी डिस्क है, वो थोड़ी सी इधर खिसक जाती है, उससे क्या होता है? नीचे के जितने भी आपके नर्व सप्लाई है वो सारी कंप्रेस हो जाती है। जैसे ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरा क्या है? ये ऊपर से वर्टिब्रा है, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिब्रा। अब आराम से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि मेरी वर्टिब्रा का एक कॉलम क्या हुआ? ऐसे दबा दिया, इसको थोड़ा सा खिसक गया, इसको ऐसे दबा दिया, और ऐसे दबा दिया तो यहाँ की नर्व क्या हुई? दिक्कत हुई। नर्व में क्या हुआ? दिक्कत हुआ। और नर्व में दिक्कत हुआ तो क्या होगा? आपके नीचे लोअर पार्ट में दिक्कत हो जाएगी, कॉमन सी बात है। और लोअर पार्ट में दिक्कत हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी? नंबनेस। क्या दिक्कत होगी? नंबनेस, सेंसेशन लॉस, ठीक है, इस टाइप की दिक्कत रहेगी।
ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन, विच द स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन, स्कल में कितनी बोन होती है? 22 बोन। कितनी बोन है? 22। ठीक है, स्कल में कितनी बोन होती है टोटल? 22। ठीक है, 14 फेशियल बोन और 8 क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बोन। ठीक है, क्रेनियल बोन 8 और 14 कौन सी? फेशियल बोन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बोन मैरो मेनली प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है? ब्लड सेल। ब्लड सेल बनाती है क्या? आपकी बोन मैरो। नेक्स्ट है किडनी स्टोन को क्या क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन को क्या कहा जाता है? नेफ्राइटिस किसको बोलेंगे? नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन। ठीक है, नेफ्रोलिथियसिस किसको बोलेंगे? नेफ्रॉन में मतलब आपके रीनल में क्या हो जाना, लिथियसिस बढ़ जहां आ जाएगा, जहां लिथियसिस बढ़ आ जाएगा वहां होता है क्या? स्टोन का बनना। लिथियसिस जैसे कॉलेलिथियसिस, एक वर्ड होता है कॉलेलिथियसिस। कॉलेलिथियसिस का मतलब क्या होता है? कहीं भी क्या बनना? पथरी बनना। अब कहा कॉले मतलब, कॉले मतलब आपका ये बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में क्या बन जाना? पथरी बन जाना, तो क्या कहलाएगा? कॉलेलिथियसिस। ऐसी तरह आपके किडनी में पथरी बन जाना क्या कहलाएगा? नेफ्रोलिथियसिस। लिथियसिस जो वर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है? आपका स्टोन फॉर्मेशन। लिख लीजिए पीछे की तरफ के, आपका जो लिथियसिस वर्ड है वो उसका मतलब क्या है? स्टोन फॉर्मेशन होना। और कॉले वर्ड जहां भी मिलता है, कॉले, कॉले वर्ड का मतलब होता है क्या? आपका गॉल ब्लैडर। कॉले वर्ड जैसे कॉलेलिथियसिस के अलावा कॉलिसिस्टाइटिस है ना, ऐसा कॉले वर्ड जहां मिलेगा आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है, हो तो रहा है। अच्छा, ये चार्ज में लगा के 5 मिनट चार्ज में
ठीक है। तो नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस का उपयोग कब किया जाता है बेटा? हीमोडायलिसिस का उपयोग लीवर फेल्योर में किया जाएगा क्या? नहीं, किडनी फेल्योर में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? किडनी फेल्योर में किसका हीमोडायलिसिस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किडनी लीवर फेल्योर में क्या करेंगे? लीवर एक्सचेंज होता है, ठीक है। आपके हार्ट डिजीज में क्या होता है? अब जैसी हार्ट डिजीज से आपको अगर बल्ब लगना है तो बल्ब लगते हैं, ठीक है। अगर पेसमेकर लगना है तो पेसमेकर लगता है। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर ऐसे नोड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, रीनल फेल्योर में सीरम क्रिएटिनिन लेवल कैसा होता है? रीनल फेल्योर में क्रिएटिनिन का लेवल, ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल कितना होगा? तो आपके जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी वाले, सब में क्रिएटिनिन का लेवल क्या होता है? बड़ा होता है। दो चीजों का लेवल हमेशा बड़ा मिलेगा किसमें? किडनी वाले मरीजों में। एक तो क्रिएटिनिन का लेवल और एक यूरिया का लेवल। एक तो यूरिया और एक क्रिएटिनिन का लेवल क्या रहता है? बड़ा हुआ होता है। किसमें? जो पेशेंट आपके किडनी डिजीज वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस प्रकार की बीमारी है? ऑटो इम्यून। किस टाइप की है? ऑटो इम्यून, पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, गाउट डिजीज किस सब्सटेंस के बढ़ने से होती है? तो गाउट क्या होता है? गाउट जो होता है आपका, गाउट का हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, गोइटर अलग होता है बेटा। गाउट मतलब आपके वही स्वेलिंग हो जाती है जॉइंटों में, गाउट में भी, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? यूरिक एसिड की वजह से। और यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? प्रोटीन खाने से। तो आपसे पूछ ले कि गाउट में क्या नहीं देना चाहिए खाने में? तो प्रोटीन नहीं देना चाहिए खाने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, गोइटर किस ग्लैंड से संबंधित डिजीज है? थायराइड ग्लैंड से। किससे गोइटर? थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। जो कि क्या है? मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करें, ओस्टियोमाइलाइटिस क्या है? ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब क्या होता है? मसल्स का इन्फ्लामेशन, बोन इन्फेक्शन, जॉइंट डिफॉर्मिटी, लिगामेंट टियर। तो क्या? बोन में इन्फेक्शन होना ओस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास, स्प्रेन में कौन सा स्ट्रक्चर प्रभावित होता है? तो स्प्रेन में क्या होता है? लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट में क्या आती है? थोड़ा खिंचाव टाइप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेन बोलते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके ऐसे हाथ मुड़ गया, ऐसे हाथ मुड़ जाने पे अब वो दर्द होता है, फ्रैक्चर तो नहीं होता, काफी समय तक दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेन होता है, वहां पे जो लिगामेंट है उसमें फ्रैक्चर आता है, उसमें क्या होता है? टूट होती है, ठीक है। फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज, इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चों ने हाइपोथर्मी किया था। तो हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब कम होता है। अब कहाँ क्वेश्चन में कम लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। तो ये क्वेश्चन गलत करना, मतलब ये क्वेश्चन तो फालतू में गलत किया उन लोगों ने। उनको पता होना चाहिए हाइपो लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं कम लिखा होना चाहिए ऊपर। अगर हाइपर लिखा हुआ है, हाइपर आंसर दे रहे हो तो ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, तभी तो आप आंसर दोगे हाइपर, ठीक है। तो पायरेक्सिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फीवर भी बोलते हैं। और फीवर को क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑर्गन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हीट प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी? हीट प्रोडक्शन के लिए कौन सा आपका ऑर्गन जिम्मेदार है? तो कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है? लिवर। लिवर में क्या होता है बेटा? आपके जो हीट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके फैट का, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो लिवर से क्या होता है? हीट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, हीट लॉस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा हीट का लॉस होना। मैंने आपको 4 तरीके से हीट लॉस बताया था। कौन कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कि टच के द्वारा, डायरेक्ट टच के द्वारा। जैसे कहा, मैं सर्दियों में अगर मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो यहाँ पे ठंडा मिलेगा। सर्दियों में अगर यहाँ हाथ लगाऊंगा तो क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे खड़े हो गए, ऐसे हो गया कुछ टाइम के लिए, ऐसे खड़ा हो गया। उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा, और मतलब 10 मिनट के बाद आपको बुलाऊंगा, फिर कहूंगा आप यहाँ हाथ लगाओ और यहाँ हाथ लगाओ, बताओ कहाँ गर्म है? तो मैंने जहां हाथ रखा था वहां पे गर्म मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मेरी हीट कहाँ गई है? यहाँ पे गई है।
मेरी हीट यहाँ पे गई है, तो ये जो हीट ट्रांसफर हुई है मेरे से इस बोर्ड के अंदर, वो कौन से मेथड के द्वारा हुई है? कंडक्शन मेथड। टच के द्वारा हीट लॉस हो रहा है तो कंडक्शन मेथड। और दूसरा मैंने कन्वेक्शन मेथड में क्या बताया था कि एक गिलास दूध लिया था, उसको पंखे के नीचे रखा था, और एक दूसरा गिलास दूध लिया था, उसको बिना पंखे के नीचे एक कमरे में रख दिया था। तो ठंडा कौन सा जल्दी होगा? पंखे के नीचे वाला जल्दी ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा जल्दी? क्योंकि वहां पर पंखे में हवा लग रही है, हवा की वजह से क्या हो रहा है? वो हीट लॉस हो रही है उसकी। तो मतलब हीट एयर की वजह से हीट लॉस होना कौन से मेथड के द्वारा हो रहा है? वो कन्वेक्शन। तो कंडक्शन में क्या है? टच के द्वारा हीट लॉस होना। कन्वेक्शन में क्या है आपका? एयर के द्वारा हीट लॉस होना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि एसी के अंदर, जैसे अगर मैं कहूं कि एसी के अंदर हम लोग यहाँ पे आ जाए, तो जैसे एसी वहां चल रही है तुम्हारे सामने, एसी की डायरेक्ट हवा तो आपको लग रही है, लेकिन मेरे को एसी की हवा नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मेरे को ठंडा लग रहा है बजाय बाहर से यहाँ। क्यों लग रहा है ठंडा? क्योंकि ये एनवायरमेंट ठंडा है। ये एनवायरमेंट क्या है? ठंडा है। तो एनवायरमेंट की वजह से आपको हीट लॉस होना, आपका हीट लॉस होना क्या होता है? रेडिएशन मेथड। और फ्लूइड की वजह से, लिक्विड की वजह से, वाटर की वजह से हीट लॉस होता है तो क्या कहलाता है? एवोपरेशन कहलाता है। क्लियर? तो इसमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा हो रहा है तो कौन सा मेथड हो गया? कंडक्शन। क्या हो गया? कंडक्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द बॉडी हीट इज लॉस्ट थ्रू, कि बॉडी की हीट है जो ज्यादातर मात्रा में लॉस होगी किसके द्वारा? तो स्किन के द्वारा। स्किन के द्वारा हमेशा हीट लॉस होती रहती है आपके शरीर में। ठीक है, तो स्किन के द्वारा सबसे ज्यादा हीट लॉस होगी। नेक्स्ट है हीट लॉस थ्रू स्वेटिंग। स्वेटिंग मतलब पसीना, पसीना मतलब पानी। तो पानी के द्वारा हीट लॉस हो रहा है तो क्या होगा? एवापोरेशन। क्या राइट आंसर जाएगा बेटा? एवापोरेशन राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द हाइपोथैलेमस रेगुलेट। हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करेगा? बॉडी टेम्परेचर को। किसको मैनेज करेगा? बॉडी टेम्परेचर को। इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉज, ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर उपापचय की क्रिया ज्यादा होना, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ज्यादा होना। अगर मैंने कहा कि 1 ग्राम हीट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पचा तो आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? 4। 1 ग्राम फैट पचा तो कितनी कैलोरी मिलेगी? 9। 1 ग्राम प्रोटीन पचा तो कितनी कैलोरी मिलेगी? 4। ये जो आपको कैलोरी मिल रही है कैसे मिल रही है? इस आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है तभी तो मिल रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को अगर बढ़ा दिया जाए तो आपके शरीर के अंदर हीट का प्रोडक्शन होगा कि लॉस होगा? तो प्रोडक्शन। हीट बन रही है तो हीट का बनना किसके द्वारा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी की ज्यादा होने से हीट बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बात करें इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा बनता है? पैंक्रियास से। किससे बनता है बेटा? पैंक्रियास से। ठीक है, यही क्वेश्चन कौन पूछ रहा था अभी? कोई गलत 70वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो क्या मतलब है उसको पूछने का कि कहां से, ये भी नहीं पता है उसको कि इंसुलिन कहां से बनता है। तो पैंक्रियास की कौन सी सेल? बीटा सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हैंड वॉशिंग इन नर्सिंग मेनली हेल्प टू। नर्सिंग में हाथ धोने का मेन उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? कई बच्चों ने इंप्रूव अपीयरेंस बोला था। अपीयरेंस मतलब तुम अच्छे दिखो इसलिए हाथ धोते हो क्या? नहीं। ठीक है, हाथ धोने का मतलब मेन क्या है? प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्या बेटा? प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? एनीमिया। डायबिटीज किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। हाइपरटेंशन, बीपी किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है आपकी उसके अंदर तो भी बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा एनीमिया क्या है आपका? आयरन की कमी। अस्थमा किसकी वजह से? एलर्जी की वजह से। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी। कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्या राइट आंसर सर है? सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम क्या करता है? आपको कंट्रोल करता है किसको? संतुलन को। विच पल्स साइड कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के दौरान कौन सी पल्स साइड को चेक करते हैं? तो सभी बच्चों ने ज्यादातर ये लगाया था, ये रेडियल, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कहां से चेक करते हैं? कैरोटिड से। कहां से चेक करते हैं? सीपीआर के दौरान कैरोटिड से पल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विडोमेकर कौन सी है? विडोमेकर धमनी कौन सी है बताइए मुझे? विडोमेकर का मतलब होता है कि जो महिलाओं को क्या विधवा बना दे, जो ऐसी आर्टरी जो विधवा बना दे। मतलब हार्ट अटैक में मोस्टली कौन सी आर्टरी में वो ऐसी दिक्कत होती है? तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है उसमें क्या होता है? मोस्टली हार्ट अटैक की संभावना तो होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? विडोमेकर आर्टरी बोलते हैं। विडोमेकर मतलब वो विधवा बना देती है। ठीक है, तो विधवा बना देती है वो कौन सी आर्टरी है आपकी? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट मेनली रेस्पॉन्सिबल है?
बोल तो रहे बेटा, समझ में तो आ जाना चाहिए। आपको दिक्कत हो रही है? ठीक, चलो नेक्स्ट पे आंसर लगा दे रहे हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक मसल। इसमें जो राइट आंसर है बेटा ये सी वाला है। क्या राइट आंसर है? सी वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास विच इलेक्ट्रोलाइट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? क्या जरूरी होता है बेटा? पोटेशियम। क्या जरूरी होता है? पोटेशियम। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी को पोटेशियम डायरेक्ट दे देंगे तो पेशेंट तुरंत मरेगा। डायरेक्ट पोटेशियम दे दिया तुरंत मर जाएगा। ठीक है, इसलिए पोटेशियम को कैसे देते? चढ़ाते हैं तो एक फ्लूइड में 500 ml फ्लूइड में डाल के इस तरह से उसको चढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके, नहीं तो डायरेक्ट मर जाता है पेशेंट। अच्छा, इसको मैं और क्लियर कर दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। मैं यही तो बोल रहा हूं बेटा, अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम को उसमें क्लियर कर दूंगा आंसर में भी या फिर यहां भी कल की क्लास में। ठीक है, विच मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू फीवर। डेंगू फीवर कौन सा मॉस्किटो फैलाता है? तो क्यों आया था आज? उसका कारण है कि पिछली बार के कई सारे बच्चों ने गलत किया था और अभी वो गलत हुआ होगा तो ढंग से खिंचाई होगी उसकी, ये भी ध्यान देना। वो तो मैं देखूंगा ना, आज मेरे पास वो टाइम नहीं मिला कि मैं चेक कर रहा था ना जैसे उस दिन की तरह। पिछली बार मैं चेक किया था तो बहुत सारे क्वेश्चनों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। ठीक है, क्या है? एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट हमारे पास मलेरिया कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ। क्या वायरस? तो गलत तो नहीं लगाई, मलेरिया को वायरस बता रही थी। बोलो सर मैं पागल हूं। हाँ ठीक है, तो मलेरिया किससे होता है बेटा? प्रोटोजोआ। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट हमारे पास विच डिजीज नोन एज व्हूपिंग कफ। बेटा व्हूपिंग कफ को कौन सी बीमारी को बोलते हैं? व्हूपिंग कफ। पर्ट्यूसिस को। पर्ट्यूसिस को क्या बोलते हैं? व्हूपिंग कफ बोलते हैं। ठीक है, HIV किन कोशिकाओं पर मुख्य रूप से आक्रमण करता है? CD4 सेल पे। किस पे आक्रमण करता है? CD4 सेल। इसको और क्या बोलते हैं? CD4 सेल को टी हेल्पर सेल। क्या बोलते हैं इसको? टी हेल्पर सेल। आपको टी हेल्पर सेल भी ऑप्शन में दे सकता है वो। ठीक है, क्या ऑप्शन में दे सकता है? टी हेल्पर सेल। तो CD4 सेल को टी हेल्पर और CD8 सेल को टी किलर। CD8 सेल को क्या बोलते हैं? टी किलर सेल। CD8 सेल को क्या बोलते हैं? टी किलर सेल। और CD4 को क्या बोलते हैं? टी हेल्पर सेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा क्या हो रहा है? कौन सा बीमारी फैलता है? रेबीज किससे फैलता है बेटा? कुत्ते के काटने से रेबीज का वायरस एक पर्सन में चल जाता है तो रेबीज। कॉलेरा किससे होता है? कंटामिनेटेड वाटर से। टेटनस किससे होता है? डस्ट वगैरह, ऐसा कोई गलत जो टेटनस वाला क्या लग जाए, कट, आपके कट लग जाए, कट पे डस्ट, ये टेटनस का वो बैक्टीरिया लग जाए किसी डस्ट धूल वगैरह से, या फिर किसी ऐसे तो लोहे वगैरह से चोट लग जाए जिसमें क्या हो? टेटनस का वो हो, तो उससे क्या हो जाता है? टेटनस हो जाता है। मीजल्स किससे होता है बेटा? मीजल्स वायरस से। मीजल्स किससे होता है? मीजल्स वायरस। वायरस है, मीजल्स क्या है कि वायरस है। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड। कौन सी होती है? टाइफाइड। डेंगू किससे होता है? एडिस। डेंगू वायरस से। डेंगू वायरस कौन फैलाता है? एडिस। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ड्रॉपलेट के द्वारा। ठीक है, चिकन पॉक्स किससे होता है? बेरिसेला जोस्टर से। किससे होता है? बेरिसेला जोस्टर से। और बेरिओला से क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच कम्युनिकेबल डिजीज कॉज स्किन डीपिगमेंटेशन एंड नर्व डैमेज। तो नर्व डैमेज और स्किन में अगर पिगमेंटेशन जाते तो उसमें राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? क्या? लेप्रोसी। लेप्रोसी में क्या होगा? एक तो स्किन का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, और उसमें नसों में दिक्कत आती है। किसमें? आपके नर्वों में दिक्कत आती है, नर्व्स में। ठीक है, विच डिजीज इज कॉमनली, क्या इसका राइट आंसर बेटा ये है? लेप्रोसी। एक्जिमा, खुजली, इसके भी
वो इसके बीच एक बीमारी की वजह से खुजली है, और ऐसे खुजली होना बिना बीमारी के वो एक्जिमा। ठीक है। विच डिजीज कॉमनली कॉल्ड जर्मन मीजल्स, तो जर्मन मीजल्स किसको बोलते हैं? रूबेला को। इधर देख लो, दो चीज जरूर देख लो, और सबको मैं रफली मतलब बहुत स्पीडली किया हूं, लेकिन यहां जरूर देख लेना क्योंकि क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जरूर बनता है, इधर देख लेना। एक होता है रूबियोला, एक होता है रूबियोला, और एक होता है रूबेला। ठीक है, एक होता है रूबियोला, एक होता है रूबेला, एक होता है मीजल्स और एक होता है जर्मन मीजल्स। ये चार नाम है एक जैसे, रूबेला, रूबियोला, मीजल्स, जर्मन मीजल्स। ये नहीं है, रूबियोला रूबेला ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका? रूबियोला मीजल्स है, और रूबेला क्या है आपका? जर्मन मीजल्स है। रूबियोला, रूबियोला क्या है आपका? मीजल्स। रूबियोला किसको बोलते हैं? मीजल्स को। और रूबेला किसको बोलते हैं? जर्मन मीजल्स को। आपने दो बीमारी का नाम तो कॉमनली सुना ही है, मीजल्स और रूबेला। रूबेला और मीजल्स सुना है, तो मीजल्स क्या है आपका? मीजल्स क्या है? रूबियोला है, और जर्मन मीजल्स क्या है आपका? रूबेला है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, विच कम्युनिकेबल डिजीज कॉल्ड बाय वायरस, तो वायरस से कौन सी बीमारी होगी? ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। मीजल्स एक वायरस है, मीजल्स वायरस। और कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरस से। ये क्या है? बैक्टीरिया है, लेकिन वायरस कौन है? मीजल्स वायरस है। ठीक है, तो ये इनमें राइट आंसर क्या जाएगा? आपका मीजल्स जाएगा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।